गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम बात कर रहे थे एशियाई देशों में यूरोपीय साम्राज्यवाद की, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो यूरोप के देश थे उन्होंने आसपास के जो महाद्वीप थे वहाँ के देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। तो इन्हीं में एशिया के जो विभिन्न देश थे, एशिया के विभिन्न देशों में पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे साम्राज्यवादी देशों ने धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित किया और नियमित रूप से इनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो इसी के तहत सबसे पहला देश लेंगे हम भारतवर्ष। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और इसलिए भारत के पूर्वी तट पर सबसे पूर्व व्यापार करके लाभ कमाने के लिए पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, भारत में गोवा, दमन, दीव में अपने मुख्य केंद्र स्थापित किए। उसके पश्चात भारत में डच आए, फिर अंग्रेज और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। डच लोग भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे, फ्रांसीसी और अंग्रेज ही रह गए और इसी के तहत 1744 से 1763 के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए। 1757 में बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया। इसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने प्राप्त की। फिर मैसूर इत्यादि के ऊपर अधिकार किया, मराठों को हराया और सिंध, पंजाब को 1843-49 में जीत लिया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय तक 1848 से 56 तक लगभग अंग्रेज़ों ने सारे भारत पर अधिकार कर लिया। 1857 के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को सीधे अपने अधीन ले लिया। तो इस तरह से भारत जो है ये साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। दूसरी बात करते हैं हम बर्मा की, या जिसको म्यांमार आधुनिक समय में कहा जाता है। भारत में सफल होने के पर अंग्रेज़ों ने बर्मा के ऊपर अधिकार किया। 1852 में ये युद्ध लड़े गए और इस तरह से अंग्रेज़ों ने 1886 ईस्वी में तीसरा युद्ध लड़ा गया बर्मा के साथ और अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उसके बाद पूर्वी द्वीप समूह या इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने जो है कब्जा किया। इन यूरोपीय देशों ने कब्जा किया। तो इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि अनेक द्वीप आते हैं। गरम मसालों के लिए ये विशेष तौर पर प्रसिद्ध रहे। पुर्तगालियों ने यहाँ जमने का प्रयास किया। 1580 में पुर्तगाल पर स्वयं विदेशियों स्पेन का अधिकार हो गया। इन द्वीप समूहों से भी हटना पड़ा। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में उलझे रहे और इसी का लाभ उठाया गया हॉलैंड के द्वारा और इन द्वीप समूहों पर हॉलैंड का कब्जा हो गया। फिर है श्रीलंका। श्रीलंका पहले पुर्तगालियों ने, फिर डच ने और अंत में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया। श्रीलंका में चाय और रबड़ के बगीचे लगाकर खूब लाभ कमाया। फिर इंडो चाइना या हिंद चीन। इंडो चाइना या हिंद चीन अंग्रेज़ों और डचों की देखा देखी फ्रांसीसियों ने भी एशिया में अपने पांव पसारने शुरू किए। यूरोप में जर्मनी के शक्ति पकड़ने के फलस्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के निकट आ गए और इसी मेल मिलाप के वातावरण में 1860 में मिलकर चीन को पराजित किया। चीन की कमजोरी और अंग्रेज़ों की मित्रता का फ़ायदा उठाकर फ्रांसीसियों ने हिंद चीन, आधुनिक समय में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में पांव पसारने शुरू किया। 1862 से 67 तक आधुनिक दक्षिणी वियतनाम, 1863-64 कंबोडिया, 1883-85 चीन फ्रांसीसी युद्ध में चीन को पराजित करके अन्नाम और मध्य वियतनाम था टोकिंग का उत्तरी वियतनाम पर अधिकार कर लिया। 1893 में सियाम या आधुनिक समय में इसको कहा जाता है थाईलैंड और लाओस पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। ये आप देखिए सियाम। इसके बाद सिंगापुर और मलाया द्वीप समूह। सिंगापुर और मलाया द्वीप समूह के ऊपर भी इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने ये पांव पसारने शुरू किए। 1865 में मलाया
और 1840 में इससे पहले ही सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का अधिकार हो गया, लेकिन जब जापान हार गया तो फिर से अंग्रेज़ों ने इन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है 1957 में जाकर ये प्रदेश स्वतंत्र हुए। फिर है चीन। चीन की बात करें तो यूरोपीय साम्राज्यवाद का निशाना इसको भी बनना पड़ा। अपने व्यापार शक्ति और साम्राज्यवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अब ये है चीन, जर्मनी, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि जापान ने भी चीनी प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। शुरू में देशों ने समुद्र तट के क्षेत्रों तक ही सीमित रहना अच्छा समझा, लेकिन चीन की जो दयनीय स्थिति थी उसके तहत इन्होंने चीन के भीतरी भागों में पैर पसारने शुरू किए। इंग्लैंड, फ्रांस चीन में अफीम के व्यापार में दिलचस्पी लेने लगे और वहाँ की सरकार ने जब इस नीति का विरोध किया तो युद्ध करने पर उतारू हुए। इंग्लैंड के साथ 1839 से 42, 1854 से 58 में होने वाले 2 ओपियम वार अफीम युद्ध हुए। चीन हार गया इससे और परिणाम स्वरूप 1842 को नानकिंग की संधि, 1858 को टाइटसिन की संधि के अनुसार उससे पहले अपनी 5 और फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी। हांगकांग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस की देखा देखी अन्य देश भी चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे। 1895 में चीन को जापान ने हरा दिया। कोरिया और फार्मोसा के जो भाग थे उसके ऊपर जापान का अधिकार हो गया। फ्रांस ने 1898 में क्वाडचों प्रांत को हथियार लिया। उसी वर्ष जो है अंग्रेज़ों ने वेई को अपने अधीन किया। चीन के शेष भागों को आगे आपस में बांटने का निश्चय किया और अमेरिका भी इस दौड़ में कूद पड़ा। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि चीन की बंदरगाह सभी विदेशियों के लिए एक बराबर खोल दी जाए। तो इस तरह से चीन का विभाजन जो है करने का सुझाव रखा गया, लेकिन तो विभाजन का विचार तो रखा गया, लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर जब ये ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई गई तो क्योंकि ये सभी के लिए खोल दिया गया तो विभाजन से बच गया। लेकिन चीन का आर्थिक शोषण निरंतर जारी रहा और ये रोष फैला। चीन में बॉक्सर आंदोलन के नाम से राष्ट्रीय आंदोलन चला। 1900 में ये हुआ। विदेशी शक्तियों ने इस विद्रोह को दबाने में चीन सरकार का पूरा सहयोग दिया। बलपूर्वक इसको कुचल दिया गया। चीन को अपार धन राशि विदेशी शक्तियों को देनी पड़ी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। चीन की जनता में मांचू शासकों की जन विरोधी गतिविधियों तथा विदेशों में बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बड़ा रोष था और भ्रष्टाचार का बोलबाल था। 1911 में चीन में क्रांति हुई और 1911 की चीनी क्रांति के अंतर्गत ये माना जाता है कि डॉक्टर सन्यास सेन ने जो है गणराज्य की स्थापना की, गणराज्य का राष्ट्रपति बना। पीकिंग में जनरल युआन शिकाई ने अपनी सरकार बना ली। उसे विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था। संकट को टालने के लिए सन्यास सेन ने त्यागपत्र दे दिया और युआन को चीनी राष्ट्रपति घोषित किया गया। 20वीं शताब्दी के शुरू तक चीन साम्राज्यवाद के चंगुल से निकल नहीं सका। फिर है मध्य एशिया। मध्य एशिया की हम बात करें, ये जितना भी ऊपर का जो क्षेत्र है ये आता है मध्य एशिया में, जिसमें कि ताशकंद, समरकंद, खोकंद नामक स्थानों पर अधिकार किया गया इन रूस के द्वारा। 1907 में अफगानिस्तान, तिब्बत, ईरान को लेकर इंग्लैंड रूस के बीच समझौता हुआ। दोनों शक्तियों ने तिब्बत में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। रूस ने अफगानिस्तान पर अपना दावा छोड़ दिया। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण न करना स्वीकार किया। फारस, ईरान जिसको कहते हैं, पर इंग्लैंड तथा रूस का साझा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1917 की रूसी क्रांति ने इंग्लैंड को फारस पर कब्जा करने का अवसर प्रदान किया। चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड ने तिब्बत पर अपना प्रभाव और बढ़ा लिया। तो इस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद के अंतर्गत ये जो एशिया के देश थे ये साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुए। अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी। धन्यवाद।